Hello everyone, welcome back in my यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। गाइस, ये जो हम प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं मीन्स यूपीपीएससी आरओ का जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, 11 फेब को आपका एग्जाम है। उसका सेट हम प्रैक्टिस सेट सेकंड कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट सेकंड का भाग क्या है, सेकंड ही है। मतलब फर्स्ट पार्ट आप 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, ये 15 क्वेश्चन और ये उसके आगे का है, क्योंकि वीडियोज़ बड़ी हो गई थी इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में कर रहे हैं। तो ये 140 प्रश्न का व्याख्यात्मक हल इसे हमको देखने को मिलेगा। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाए एक्सप्लेन करने में, इससे अच्छा हम वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या कवर कराना है ना, बताना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो अभी चैनल नया है तो आप लोग बिना जाने क्या करेंगे, भाग जाएंगे, सोचेंगे कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें ही होंगी, बट ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमारा जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट सेकेंड है, आधा हम कर चुके हैं, आधा हम इस वाले वीडियोज़ में करेंगे। और इसी हिसाब से हम हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए चल रहे हैं ना, वो भी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड हम अभी मतलब 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी 60 क्वेश्चन का आंसर है अभी इस बार करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। मतलब 140 प्लस का और 140 प्लस का जो आपका पार्ट फर्स्ट है जो एग्जाम में आएगा, और 60 का जो हिंदी का पोर्शन आएगा, वो हम सब कवर कर रहे हैं ना इस वाले वीडियो में। मतलब फिर उसके बाद देखिए, जो टॉपिक हमने मेंशन किया है ये सब टॉपिक है, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा इस वाले वीडियो में, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जहाँ हमने छोड़ा हुआ था। तो फ्रेंड, हम यहाँ पास तक 15 क्वेश्चन तक कर चुके थे, है ना, यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे आराम से। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि हम अब जो चलेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, थोड़ा सा इस वीडियो क्वेश्चन को पूरा ला लेते हैं, जो कि आसानी होगी आप लोगों को देखने में। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, वो नीचे दिए गए अधिकारी और संबंध भू राजस्व व्यवस्था सही सुमेलन कीजिए तथा कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पास आपके अधिकारी मेंशन है, यहाँ पास भू राजस्व व्यवस्था मेंशन है, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा कौन सी भू राजस्व व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पास देख लीजिए, यहाँ पास ऑप्शन A B C D मेंशन है, यहाँ पास 1 2 3 4 मेंशन है। तो आपको जो ये है यहाँ से देख के बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो आप सोच लीजिए, अपना आंसर देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि ऑप्शन सी वाला, जो यहाँ पास ये वाला है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। तो यहाँ पास जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, ये वाला है ना, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो इसका हम चलिए मिला लेते हैं, क्योंकि कैसे सही है, इसमें बताया है कि ए का थर्ड है ना, तो इस हिसाब से हम देखें कि जो HC गोल्ड स्मिथ है उनका क्या है, बॉम्बे योजना इन्होंने किया था, जो भू राजस्व का था इनका, इन्होंने किया था बॉम्बे योजना किया था। फिर थॉमस ला जो किए थे वो किए थे स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त हमारा थॉमस ला बी का 1 चला गया, और फिर उसके बाद सी का 4 इसमें बता रहा है, सी का 4 महालवाड़ी बंदोबस्त हो गया। फिर एक ही बचा जो कि अलेक्जेंडर रिड ने, वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो देखिए, इसमें आराम से आप स्थायी बंदोबस्त तो सभी को पता है कि थॉमस ला ने किया है ना, अगर नहीं भी आया तो आप 2-3 बार बोल लीजिए कि स्थायी बंदोबस्त थॉमस ला, स्थायी बंदोबस्त थॉमस ला ने किया है। फिर अलेक्जेंडर रीड का जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्होंने किया है ना। तो इस हिसाब से आप 2 भी अगर इसमें से आ रहा है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि ये आराम से छोटा क्वेश्चन है, तो एक पेज पे आ जाएगा। तो फ्रेंड, अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा गया है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में देखा जाता है इसको। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो आप ऑप्शन सोच लीजिए आंसर, फिर मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 हुआ था, उसी अधिनियम को क्या कहा गया था फ्रेंड, गुलामी का नया चार्टर कहा गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वी मूव ऑन 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किस ब्रिटिश अधिकारी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको न्यू लग रहा होगा देखने में, या फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, न्यू कैसे कह सकते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए मैकेंजी, ऑप्शन बी विलियम बैटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी मार्टिन बर्ड। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप देख लीजिए, मिला लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ।
तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, है ना, मार्टिन बर्ड। क्योंकि देखिए मार्टिन बर्ड को ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का क्या कहा जाता है, पिता कहा गया है। मार्टिन बर्ड भारत में महालबाड़ी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था। अगर पूछ ले कि किससे जुड़ा हुआ है, कभी कभी ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो उसमें पूछ ली जाती है कि मार्टिन बर्ड किससे जुड़ा हुआ था, तो आपको याद रखना है कि ये जुड़ा हुआ था महालबाड़ी बंदोबस्त से, है ना, महालबाड़ी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था। कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये चीज़ें भी अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉर्नवालिस का, तो ये कॉर्नवालिस नहीं है ना, कॉर्नवालिस का जो जुड़ा है वो किससे हुआ है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। बट इसमें पूछा हुआ है ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता पूछा है, तो ये है मार्टिन बर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। निम्न कथनों में कौन सा कथन WBC के बारे में सत्य है, नहीं है, यहाँ पर देखिए नहीं है ना। तो पहला है WBC की आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होती है। फिर ऑप्शन बी है WBC के नाभिक में केंद्रक उपस्थित होता है। ये हो गया, ये तो हो गया। फिर यहाँ पास हम थोड़े से 2 ऑप्शन और बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पास जो है ये है कि WBC में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन सैनिक के रूप, जस्ट अ सेकेंड में पेन ले लो थोड़ा सा। WBC शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणु को मारते हैं। WBC कोशिकाओं का आकार कितना होता है, 25-30 HM तक होता है। तो यहाँ पास आपको बताना है, ये बताना है कि इसका कौन सा जो है राइट है ना, यही तो पूछा था, राइट ही पूछा था ना। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसका बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो फ्रेंड जो है वो है कि ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। WBC कोशिकाओं का आकार जो होता है इतना है तक होता है। तो पूछा क्या था क्वेश्चन, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं जो कि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये पूछा है कि सत्य नहीं है, तो सत्य जो बाकी ये 3 ऑप्शन तो है भाई, सत्य नहीं है ना। तो यहाँ पर जो बाकी 3 ये भी मतलब कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। बट ऑप्शन जो है डी नहीं सही है ना, ये वाला सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, क्योंकि जो WBC कोशिकाओं का आकार होता है वो फ्रेंड होता है 12-15 होता है ना, इतना होता है, व्यास के होते हैं। अतः जब हम कह सकते हैं कि कथन डी असत्य है और बाकी सारे सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, उसको थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे तो सारा आ जाएगा। तो हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा या फिर से नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। तो यहाँ पास बता सकते हैं, हमेशा नीलगिरी से तो क्वेश्चन आते हैं, या फिर कह लीजिए जैसे साइलेंट वैली या फिर कुछ ना कुछ, मतलब नीलगिरी से तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो पहला है ऊपरी नीलगिरी पठार, दूसरा है साइलेंट वैली, तीसरा है सिधुवानी पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन यहाँ पास आपके दिए हुए हैं जैसे 4 टाइप के, तो केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, जो आरक्षित क्षेत्र है वो है, मतलब तीनों ही है ना, कह सकते हैं कि ऊपरी नीलगिरी पठार तो है ही, साइलेंट वैली भी है, सिधुवानी पहाड़ियाँ भी है। इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन डी है, मीन्स ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो गया, मीन्स उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं 1986 में स्थापित भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगर पूछ ले भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सी है, तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसके अंतर्गत वायनाड वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बूर का कुछ भाग और सिधुवानी पहाड़ियाँ और साइलेंट वैली व ऊपरी नीलगिरी पहाड़, ये तीनों ही आते हैं। तो इस हिसाब से हमारा तीनों ही आंसर सही है, सो उपयुक्त सभी आंसर है राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा और एक्सप्लेन करने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो ऑप्शन ए मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी नामदफा, ऑप्शन डी न्योरा घाटी नेशनल पार्क। तो ऑप्शन आपके सामने, आप अपने राइट क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ।
तो फ्रेंड जो है इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा नेशनल पार्क उत्तर शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो फ्रेंड जो है ये वो फूलों की घाटी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो फूलों की घाटी है वो नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ है फ्रेंड? उत्तराखंड में। सबसे पहले सब फेमस है कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, कि गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड के कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है, चमोली स्थित है। यह नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। यह नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में भी शामिल किया गया। ये जो फूलों की घाटी वाला क्षेत्र है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और कहाँ है फूलों की घाटी फ्रेंड? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज हियर, निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। तो बताना है यहाँ पास। पूरा क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ तो ऑप्शन दिखेगा तो सही रहेगा ना। तो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पास। तो दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, क्या ये है दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, क्या गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है, या फिर सारामती शिखर नागालैंड। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको यहाँ बताना है सही। तो ये मैं प्रश्न यहाँ कर देती हूँ। तो केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3। तो बताइए आप राइट आंसर क्या है, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है, आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो मैं बता देती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें नहीं बर्बाद करना है ना, एग्ज़ाम पास में है तो जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। और वैसे भी ये केवल आपका प्रैक्टिस सेट मीन्स आप कह सकते हैं मात्र एक आपका रिवीजन क्लास है। फिर भी मैं रिवीजन क्लास में भी आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो और तैयारी भी आराम से हो सके। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। मतलब आपका ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो जो दंपा टाइगर रिजर्व है वो कब बना था फ्रेंड? 1994 में बना था, घोषित किया गया था, जो कि कहाँ है? मिजोरम में ही है ना। मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में ये होता है। अगर पूछ ले कब बना था, मोस्टली इतने डीप क्वेश्चन तो ISPC देखने को मिलेंगे। तो ये पूछा, बस यही पूछा जाता है कि कौन सा जो रिजर्व है वो कहाँ से बना हुआ है। तो वो ये कहाँ है? रिजर्व है जो मिजोरम में है। और जो गुमटी वन्यजीव है वो, जो गुमटी वन्यजीव अभयारण्य है वो सिक्किम में नहीं है फ्रेंड, सिक्किम नहीं, वो त्रिपुरा में है। कहाँ है? वो त्रिपुरा में है। वो कहाँ है फ्रेंड? त्रिपुरा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित वन्यजीव अभयारण्य है। तो यहाँ पर जो अगर त्रिपुरा रहता तो ठीक था, बट यही एक गलत है। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी है। और सारामती शिखर जो है वो नागालैंड में है। नागालैंड राज्य में म्यांमार की सीमा से संलग्न यह शिखर नागालैंड की सबसे ऊँची चोटी मानी जाती है। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना फ्रेंड, यहाँ पास जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पास पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ से पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पास है राष्ट्रीय सरकरा संस्थान क्या लखनऊ में है, लेदर टेक्नोलॉजी पर क्या उन्नाव में है, भारतीय दलहन अनुसंधान का क्या कानपुर में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। तो केवल एक ही बताना है कि कौन सा सही नहीं, बाकी 3 तो सही होंगे। तो आप सोच लीजिए अपने आंसर, फिर मैं बताती हूँ। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड जो एक सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन ए है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान जो है वो लखनऊ में नहीं है फ्रेंड, वो है कानपुर में, है ना, वो कानपुर में है। और जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है वो उन्नाव में ही, ये सही है। और भारतीय दलहन संस्थान भी ये कानपुर में ही है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भी वाराणसी में है। तो चारों ये जो आपको तीनों दिख रहे हैं वो सही है, बट फर्स्ट वाला ये है हमारा कि लखनऊ वाला नहीं है, वो कानपुर में है। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय मानक ब्यूरो BIS का गठन कब किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1991। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आई होप आपने सोच लिया होगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है कि 1986 में जो है इसका अधिनियम किया गया था। तो 1986 में अधिनियम किया गया था। इस प्रकार भारत म्यूनिख ब्यूरो BIS का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था, जिसमें संशोधन करके नया अधिवेशन लागू किया गया था 2017 में। हाँ, जो उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या कार्य करता है और कब इसका गठन हुआ था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25,
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो आप आंसर बता दीजिए, सोच लीजिए, फिर मैं आपको सोचने भर का टाइम देती हूँ, फिर मैं आंसर खुद आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, है ना। जैसे कि इसमें कब अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा तथा इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ व अधिकार प्रदान करेगा। तो अगर अनुच्छेद पूछ ले फ्रेंड तो ये है अनुच्छेद 40, है ना। अनुच्छेद 40 आप याद रखिएगा। और किसके अंतर्गत आया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 26। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अधिनियम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो फ्रेंड इस ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, है ना। जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो क्योंकि देखिए चार्टर एक्ट जो आया था 1833 में आया था कि धाराओं सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 है, 87 सबसे महत्वपूर्ण धारा थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा का अपनी धर्म, जन्म स्थल, वंशानुक्रम, रंग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। आगे चलकर राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो आई होप इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं आंसर क्वेश्चन के साइड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? समाप्त किया? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1873 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इस 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो ब्रिटिश संसद के जो ये वाला एक्ट है वो भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था इसके द्वारा, है ना, 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। देखिए जो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से व्यवसाय उसके पास थे तो वो क्या थे? चीन के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, है ना, मतलब ये दोनों साथ में थे और बाकी सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जबकि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ही कंपनी ने समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए थे तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा होती है। तो यहाँ पास ऑप्शन आपके सामने मेंशन है, आप देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, तो मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड जो राइट आंसर है शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? इतनी होती है ना, 0.00017%। तो ये जो राइट आंसर है, देखिए जैसे कि अगर इसमें क्या पूछा है, इसमें मीथेन की मात्रा पूछा है। अगर नाइट्रोजन की पूछ ले तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78.08%, है ना। अगर ऑक्सीजन की पूछ ले तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.95%। अगर नीचे इसके आता है आर्गन का पूछ ले तो आर्गन का होता है 0.93%। मोस्टली इतना ही पूछते हैं, बट इस प्रैक्टिस सेट में मीथेन की मात्रा पूछ लिया गया है, तो ये आपका बताया गया है। तो आई होप आप समझ गए कि कौन सी गैस का कितना प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में होता है। ये है नाइट्रोजन का, ये है ऑक्सीजन का, ये है आर्गन का। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्न में से शुष्क हवा में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? अभी मैंने बताया आपको ना, निम्न में शुष्क हवा में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पास दिया गया आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और मेथन।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है तो उससे आप आराम से बता सकते हैं ना। सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर नियॉन होता है, फिर हीलियम होता है। मैंने आपको बताया था है ना, तीनों का एक्सप्लेन किया कि नाइट्रोजन 78.08% होता है और ऑक्सीजन 20.95% होता है और आर्गन जो होता है वो 0.93% होता है ना। तो इस हिसाब से पहले आर्गन आएगा, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर आता है हीलियम, फिर हीलियम आता है, फिर उसके बाद मीथेन, फिर उसके बाद एकदम लास्ट में मीथेन आता है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले हमारा ऑप्शन ए इस राइट आंसर की सबसे गैस की मात्रा, ये जो चारों ऑप्शन है इसमें सर्वाधिक है आर्गन की, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है ऑप्शन में ना, अगर होता तो वो लगाते, बट इसमें जो अगर वो दोनों नहीं है तो आर्गन हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। असत्य युग्म का चयन करें। तो यहाँ पास आपको बताना है कौन सा लाइन असत्य है। तो देखिए जैसे कि ऑप्शन है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, ये मतलब आपके यहाँ पास है बेतवा राष्ट्रीय पार्क, इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभयारण्य। एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इस टाइप के तो देखने को आपको मोस्टली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको यहाँ पास सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो हमें बताना है कि कौन सा कहाँ पास है। आई होप आपने आंसर अपना सोच लिया होगा। तो हम चलिए इस बात सोचते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पास हमको बताना था असत्य। तो जो फ्रेंड असत्य वो मात्र एक ही है ना, कि दांडेली अभयारण्य उत्तराखंड में नहीं है ना, वो कर्नाटक में है। कहाँ पास है फ्रेंड, कर्नाटक में है। ये वाला कहाँ है, कर्नाटक में है। और बाकी नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो है कर्नाटक में है, बेतवा राष्ट्रीय पार्क झारखंड में, इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की वीडियोस जितने भी आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। बट हमारी वीडियो आज की लंबी हो गई है काफ़ी, मतलब हम सोच रहे थे 15 मिनट में कंप्लीट कराएंगे, बट 15 मिनट में कंप्लीट नहीं हुआ। जो हुआ है हमारा मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 20 मिनट की वीडियो बन गई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यहाँ तक आपने वीडियो को देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए, मतलब इसके पार्ट थर्ड के लिए ना, पार्ट थर्ड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आप अगर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं, जो वहाँ पास नोटिफिकेशन बेल सब्सक्राइब बटन के बगल में है, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके सामने आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैम ने वीडियो अपलोड कर दिया, तो मैं जाके आगे का प्रैक्टिस सेट देख लूँ। क्योंकि बुक से पढ़ने में बच्चों को बहुत बोरियत फील होता है, इसलिए मैंने क्या कि हम आपको ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। एग्जाम के पहले आपका ये पूरा कंप्लीट होगा, चाहे दिन में मुझे 10 वीडियो अपलोड करना पड़े, चाहे 20 वीडियो। बस आपको क्या करना है कि मुझे, अगर मैं मेहनत करेंगी तो आपको भी डबल मेहनत करना है ना। आपको क्या करना है, मेरा प्रैक्टिस सेट तो करना ही है, प्लस आपको आपका रिवीजन भी करना है ना। अगर आप इसमें से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं जो, उसको ठीक है, अगर जो नहीं आ रहा है उसको आप अपने फेयर कॉपी में उतारिए, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लिखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट लिखिए और उसको नोट्स बनाइए आराम से। और अगर बाई चांस इसमें से भाई 2-4 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत फंस रहे हैं ना। तो इस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी है और 10 दिन में जी जान लगा देना है कि आपका प्री में हो जाए। मेंस की तैयारी तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले प्री तो क्वालिफाई कर ले हम लोग, है ना, जो कि आप 100% करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। सो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम आपका जल्द ही अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।